हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2010 में 2025 में है ना, चैप्टर नंबर 4 यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में लेक्चर नंबर 7 लेकर चला आया हूँ, है ना। हम लोग इसमें पिछले बार में पढ़ चुके थे क्या, श्रेणी क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में सम्मोहन और उसको सिद्ध कर लिए थे, और पाठ्यक्रम में सम्मोहन उसको भी हम लोग सिद्ध कर लिए थे, है ना। तो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, हम क्या क्या पढ़ लिए थे। R इक्वल टू, हम क्या पढ़ लिए थे जी, आर एस इक्वल टू क्या पढ़ लिए थे, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, है ना। ये श्रेणी क्रम में था। और 1 बटा में RP इक्वल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो इतना हम लोग क्या कर दिए थे जी, पढ़ लिए थे, और आप लोग भी जानते हैं, है ना। इसको हम लोग सिद्ध भी कर लिए थे बढ़िया से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग दो देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्श्वक्रम और श्रेणी क्रम में अंतर देखेंगे, है ना। पार्श्वक्रम में समूहन क्या होता है और श्रेणी क्रम में समूहन क्या होता है, इसके बारे में हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर है इसमें कि सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। जितना भी प्रतिरोधक है उस सब में क्या होता है जी, एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनमें उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है जी, अलग अलग। जैसे में हम श्रेणी क्रम में देख लें, श्रेणी क्रम में देखें तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, ऐसे करके ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब इसमें से जो धारा है वो धारा कितना प्रवाहित होगा जी, वो धारा I प्रवाहित होगा। यानी यहां से जो धारा जाएगा वो कितना जाएगा जी, I धारा जाएगा, है ना। कितना जाएगा, I जाएगा, ये धारा I जाएगा, समझें। और यहाँ पे जो प्रतिरोध और विभवांतर जो होगा इसके बीच, इसके और इसके बीच अलग अलग होगा। यहाँ पे बिंदु एक हो जाएगा, यहाँ पर A और यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। तो इस सभी बिंदुओं के बीच जो विभवांतर हो जाता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है जी, विभवांतर अलग अलग। यहाँ पर फिर R2 R3, है ना, R4, तो ऐसे होता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या देखते हैं कि धारा एक ही होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन अगर समांतर क्रम में देखते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए देखते हैं, तब इसमें हम क्या पाते हैं जी, तब इसमें हम लोग पाते हैं I। तो यहां से धारा क्या हो जाता है, वो अलग अलग बढ़ जाता है। धारा क्या होता है जी, अलग अलग बढ़ जाता है, समझे ना। लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है, ये विभवांतर क्या होता है जी, एक ही रहता है, विभवांतर सेम रहता है, समझें। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें धारा का मान क्या होता है, एक, और विभवांतर अलग होता है। और इसमें जो होता है वो धारा का मान अनेक होता है और विभवांतर क्या होता है जी, एक होता है। हम इतना करके पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पे जो समतुल्य होगा ना, वो सब क्या होगा जी, सबके बराबर। जैसे में हमें यहाँ पर जाने कि RS जो होगा वो R1 प्लस R2 क्या होगा जी, बराबर होगा, या R3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर होगा, समझें। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो समतुल्य क्या होता है जी, वो अलग अलग होता है ना। वो अलग अलग और व्युत्क्रम होता है, यानी उसका अगर ज्यादा तो उसका कम हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे ये होता है, समझें। अब उसके बाद क्या है कि समतुल्य प्रतिरोधकों का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं R1, यहाँ पे RS निकालना है, इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अगर इसका R1 का मान दे रहे मान ले 8, और यहाँ पे इसका मान कितना दे रहे हैं जी, 5, और इसका मान दे रहे कितना है जी, 7, समझे ना। तो अगर इस सबको जोड़ देते हैं तब कितना आ जाता है हम लोग का मान जी, मान जो आ जाएगा 8 × 5 = 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 ओम आ जाता है।
तो इसका मान कितना हो गया, आर ए समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया जी, श्रेणी क्रम में 20 हो गया। लेकिन इस सब का मान क्या होता है, अलग अलग और कम होता है ना। और इसमें क्या होता है जी, प्रतिरोध का मान कम होता है, समझे। जैसे में हम लोग अगर निकाल के देखेंगे आरपी इक्वल टू में कौन, तो ये घड़ी क्लास में है और इधर मतलब हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो ये आज क्लास फ्री तुम लोग का है, मैसेज नहीं देखी है, मैसेज में था कि बंद है आज कुछ नहीं है, लेकिन फिर आज क्लास तो ऐसे बंद था ना, नहीं मैसेज देखिए, ग्रुप में जरूर जुड़ल हो, तो ग्रुप में जुड़ना रहना चाहिए ना। ऐसे तुम लोग सबका जितना भी क्लास है ना सबका कल खोल रहे हैं, समझी, तब ना तो हमको कल कौन आ गया चलो ठीक, तो कल से आना, कल से खुले हुए हैं। ऐसे देखो हम देखे कि सब लेकिन जो है ना आधा सब सुतल है, सब रात मेला घूम के आया है, अभी ले कितना सुतले है, समझी। अब हम देखे कि अगर आज खोलते क्लास है तो बच्चा तो आ नहीं पाता, तो हम सब आके ऐसे ही बैठे रहते, समझे, इसलिए नहीं है खोले हैं। तो हमको एक वीडियो बनाना था, वीडियो खराब हो गया था, ताकि अपन बना लिए। तो चलिए यहाँ पर क्या है जी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा वो यहाँ पर अधिक होगा और यहाँ पे कम होगा। जब इसका इस फॉर्मूले पे मान धर के हम लोग क्या करते हैं जी, जब मान निकालते हैं तब क्या होता है ना कि इस समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा वो कम आता है इन सब की तुलना में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि किसी एक प्रतिरोधकों को प्रतिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा जो होगा वो शून्य हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ से कट कर दे, यहाँ से हम कट कर दे तो धारा क्या होगा जी, प्रवाहित नहीं होगा। या यहाँ से हम कट कर दे तो धारा प्रवाहित इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं तो यहाँ से अगर कितना भी कट कर देंगे ना फिर भी एक में से धारा क्या होता है जी, प्रवाहित होता है, क्योंकि इसमें से नहीं ना होगा, ये दोनों में से तो धारा प्रवाहित हो ही रहा है। अगर मान लो इसको भी काट देते हैं तो एक में से धारा प्रवाहित तो हो ही रहा है ना। तो यही होता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है जी, धारा प्रवाहित नहीं होता है, और समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है जी, धारा प्रवाहित होता है, ठीक। तो ये था। अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, समझे, अब इतना हम पढ़ चुके हैं और सब सिद्ध भी कर चुके हैं, समझे ना। अगर यहाँ पर अगर हम देखें, चलिए अब यहाँ पे लास्ट वाला जो उदाहरण था उसमें हम लोग पहले देख लेते हैं वो बना के कि कैसे होता है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है ऐसे, ठीक है, ये किसी बैटरी से ऐसे करके जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है। यहाँ पे करंट जो जा रहा है कितना भी जा रहा होगा, मान लीजिए I जा रहा है, समझे ना। अब यहाँ पे जो है R1 का मान जो दिया गया है वो 10 ओम दिया गया है और R2 का मान कितना दिया गया है जी, 15 ओम दिया गया है और R3 का मान 8 ओम दिया गया है, अलग अलग है ना। अब यहाँ से यहाँ बैटरी होगा, भी होगा, ठीक है, बैटरी या सेल। अब यहाँ पे तो अब कहा दिया है कि RS यानी श्रेणी क्रम का समूहन को ज्ञात करना है, समझे। तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सीधे क्या कर देना है जी, बस कुछ भी नहीं है, RS का मान निकालना है। तो फार्मूला लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस में R3। अब इसका मान रखते हैं, R1 का कितना है जी, 10 ओम है, प्लस में कितना हो जाएगा, 15 ओम होगा, प्लस में कितना होगा, 8 ओम हो जाएगा। अब इस सब क्या कर देंगे जी, 25 8 कितना होता है, 33 ओम, ठीक है। यानी RS का मान कितना निकल के चला आया जी, 33 ओम आ गया। सिंपल है ना, ऐड करना है, समझे ना। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां पर आपको एक दिया गया है सर्किट, ऐसे सर्किट दिया गया है। अब ये सर्किट में ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ ये R1 है, R2 है,
R3 है। इसका मान दिया गया है, मान लीजिए कितना जी 10 है, इसका मान मान लीजिए 15 है और इसका मान लीजिए 5 है। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 में RP का मान क्या होगा, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते क्या है जी, 1 में RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3 हो जाएगा। तो 1 में RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ओम प्लस में कितना हो जाएगा जी, 15 ओम प्लस में कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। अब इस सब का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए यहाँ पे एलसीएम 10, 15, 5, यही है ना। 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे नहीं होगा, 5 से करेंगे हो जाएगा, ठीक है। 5 से करेंगे तो हो जाएगा। 2, 3, 1, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30। अब यहाँ पर देखिए कितने बार पढ़ेंगे, 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। प्लस में 15 दूना 30 होता है, 6 पचे 30 होता है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 3 2 5, 6 5 11, अब बटा में हो जाएगा 30। यानी यहाँ पे 1 में RP इक्वल टू कितना आता है जी, 1 में 11 में इतना। अब इसको भाग करके जितना निकालना निकाल लीजिए। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इसको, समझे। तो देखिए जितना मान यहाँ पे था उससे कम न है जी, अगर कीजिएगा तो यहाँ पे कम न आ जाएगा, है ना। तो यही होता है क्या कि इसमें कम आता है और उसमें ज्यादा आता है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से देखा कीजिए, समझें। और क्वेश्चन जो है वो घर पे अपना प्रैक्टिस किया कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा जी, आप लोगों को बुझाएगा कि मतलब कौन सा प्रश्न, कौन सा क्वेश्चन जो सॉरी कौन सा फॉर्मूला जो है किस पे मतलब वो आधारित रहेगा, समझें। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है जी, पूछ भी देता है। तो इसका आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि पार्श्व क्रम यानी पार्श्व या समांतर में जुड़े 2, याद रखिएगा कितने यहाँ पर दिया गया है जी, 2। अगर यहाँ पर 2 को परिपथ यानी 2 को यहाँ प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। असमतुल्य प्रतिरोध निकालना है और फिर इसमें क्या कर देना है जी, विद्युत धारा का कितना प्रवाह होगा, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बातें करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 को पहले यहाँ प्रतिरोधक पाते हैं। यहाँ पे ऐसे कर दिए, एक ई हो गया और एक यहाँ पर ये हो गया, ऐसे करके लगा दिए हम इसे। इसको बैटरी से जोड़ दिए। इसका मान लेते हैं R1 है, इसका मान लेते हैं R2। यहाँ से करंट जो निकल रहा है वो कितना आ रहा है जी, I आ रहा है। ये करंट जो होता है यहाँ पर जाके बंट जाता है। कितने भागों में बढ़ता है जी, 2 भागों में बढ़ता है। यहाँ पर I1 और यहाँ पर क्या हो जाता है जी, I2 में बढ़ जाता है। फिर से इधर से निकल कर क्या हो जाता है जी, I में निकल जाता है। यहाँ पे कोई करंट भी है, समझे ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो इस बिंदु A और मान लीजिए इस बिंदु B, तो ये दोनों का जो विभवांतर है वो कितना है जी, V है। यहाँ पर बैटरी या सेल कह लीजिए इसको, बैटरी या सेल, समझे। अब यहाँ पर इसी में क्या हमको सिद्ध करना है, इसी में क्या करना है जी, सिद्ध करना है कि यहाँ पे 2 प्रतिरोधकों में समतुल्य कितना होगा। तो देखिए पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, थोड़ा सा फिगर से लिख लेते हैं। तो फिगर से क्या लिखेंगे कि माना कि एक परिपथ है जिसमें 2 प्रतिरोधक लगा हुआ, जिसमें 2 प्रतिरोधक लगा हुआ है, समझें। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, दो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। कौन कौन लगा हुआ है, 2 प्रतिरोध है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे R1 और R2 प्रतिरोधक लगा हुआ है, ठीक है। इसमें
इसमें क्या हो जाएगा जी R1, इसमें कैसे लिख देंगे ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको भाई, लिख देंगे यहाँ पे कि R1 प्रतिरोध में I1 धारा और R2 प्रतिरोध में R1 क्या है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित होता है। समझे, ये लिख ले इतना हम, है ना। फिर यहां पे क्या बोल देंगे कि इसमें बिंदु A और B, इसमें बिंदु A और B क्या है जी, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। समझें, अब इतना करके हम इसमें क्या कर लिए जी, लिख लिए, है ना। तो यहां पर क्या निकालना है, तो समतुल्य प्रतिरोध, समझे ना, जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध है ना, क्या होगा लिख देते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्या होगा। ठीक है, अब पहले देखिए, हम लोग जो हैं वो पहले पढ़ चुके थे, जैसे मैं R1 3 गो वाला में प्रतिरोध लेके सिद्ध कर रहे थे समांतर वाला में, तो क्या हम लोग का मान आया था जी, Rp इक्वल टू कितना आया था, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 आया था यही ना। अब इसमें से कितना लिया गया है, 2 गो लिया गया है। तो जब 2 गो लिया गया है तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, यहां से इसको हम लोग हटा दिए। समझें, यहां पे क्या ले लेते हैं हम लोग जी, यहां पर ले लेते हैं Rp इक्वल टू, यानी समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, R1 अब प्लस में क्या हो जाएगा, R2। समझे, अब उसके बाद यहां पर हम इतना सिद्ध कर लिए इतना हो गया R1, यानी Rp इक्वल टू R1 प्लस में R2 हो गया। अब इन लोगों का हम क्या निकालना है, पहले इसमें भागा लेते हैं। इसमें जब भागा करते हैं हम इसमें, तो क्या आ जाता है ना कि देखिए, यहाँ पे करेंगे भागा करेंगे तो R1 और R2 आ जाएगा। जब इससे भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, R2 प्लस में कितना हो जाएगा जी, R1 हो जाएगा। समझे, अब यहाँ पर कितना आ गया, तो Rp इक्वल टू क्या, Rp इक्वल टू जो हो जाएगा वो यहाँ पे आया है R2 प्लस में R1 और R1 और R2, इतना आ गया है। समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी Rp का मान निकालना है, तो Rp को ऊपर कर देंगे, पलट देंगे, तो Rp को जैसे ही पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो R1 क्या हो जाएगा जी, R2 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, R1 प्लस में R2। बस यही तो था, है ना। तो इसमें क्या था, यही था कि यहाँ पे 2 समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए, समतुल्य प्रतिरोध आ गया ना हम लोग का यहाँ पे, यानी Rp का मान कितना है जी, Rp का मान जो है यहाँ पर ये वाला आ गया कि R1 R2 बटा में R1 प्लस में R2। ये क्या है जी, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको सिद्ध करते हैं, और इसमें सिद्ध करना है आगे, है ना, अगर सिद्ध करते हैं तो आप लोग को एकदम 6 नंबर फिक्स रहेगा। समझें, तो ये बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप लोग को बहुत कम मिलेगा ये सब, समझे ना। और अब आगे हम लोग चलते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखिए, हम क्या निकाले, अभी हम निकाले कि प्रतिरोधक, यहाँ पे एक समतुल्य प्रतिरोधक,
समतुल्य प्रतिरोधक का मान निकाल लिए, है ना। अब क्या निकालना है कि एक में R1 में और R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा का वितरण कितना हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है, यानी उसमें सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर जो धारा यहां से जा रहा है वो कितना जा रहा है, I जा रहा है धारा, और ये I धारा जो हो रहा है इधर आ जा रहा है इधर, और इधर आ रहा है, तो इधर कितना जा रहा है जी, I1 जा रहा है, और इधर कितना जा रहा है, I2। तो प्रवाहित, अब यही में से बोला है कि ये I1, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 एम्पियर था, तो इधर आधा जा रहा है और इधर आधा जा रहा है, तो कितना जा रहा है ना, उसी का मान तो हमको निकालना है, कितना जा रहा है, समझे, उतना जा रहा है, यानी I यहाँ पे जा रहा है, तो I1 से I1 में कितना, यानी R1 में कितना जा रहा है और R2 में कितना जा रहा है भाई, यही तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है, समझे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हम यहां से आगे हम लोग अब धारा के वितरण में जाते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम आप लोगों को, चाहे अगला पेज ले लेते हैं, या चलिए इसी में ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि वितरण यानी प्रतिरोधकों में धारा का, ठीक है, इतना हम लोग ले लिए। धारा का वितरण कितना हो रहा है जी, इतना यहां पे हम इसको ले लिए। अब यहां पर चलिए चलते हैं, क्या आगे में है देख के, पहले फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, चलिए ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो धारा का वितरण कितना हो रहा है जी, तो देखिए, अगर हम मानते हैं कि बोलते हैं कि यदि क्या बोलेंगे जी, यदि परिपथ में, यदि इस, चाहे यहां पर जो फिगर दिया गया है ना, यहां पर ऐसे लिख देंगे, यदि दिए गए परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही हो, तो R1 प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित होती कितना धारा प्रवाहित हो रहा है जी, I1, है ना, I1। और फिर यहां पर क्या बोलेंगे जी कि यहां पर R2 में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, इतना इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में निकल सकते हैं कि यहाँ पे R1 में कितना है जी, I1 प्रवाहित हो रहा है, और R2 में I2 प्रवाहित हो रहा है। शॉर्ट में निकल सकते हैं, हम इतना लिख रहे हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए करंट कितना था जी, I, प्रवाहित कितना हो रहा है, यहाँ पर R1 में कितना प्रवाहित हो रहा है, R1 में जो प्रवाहित हो रहा है वो I1, और प्लस में यहाँ पे R2 में कितना प्रवाहित हो रहा है, तो I2। यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, समीकरण 1 माने। अब उसके आगे चलते हैं, तो समीकरण 1 माने हैं वहां पे, यहाँ पे कितना माने हैं, समीकरण 1 क्या मान लिए हैं, I1, यहाँ लिख लेते हैं, वहां से उदाहरण को जाना बार बार ना पड़े, I1 प्लस में I2 यहाँ पे हम लोग को माने हैं समीकरण 1, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि ओम के नियम से यहां पर देखेंगे, पहला क्या लिखेंगे कि ओम के नियम से R1 प्रतिरोध में धारा का मान, है ना। I1 प्रतिरोध में क्या देखेंगे जी, धारा का मान देखेंगे, कितना उसमें धारा
प्रवाहित हो रहा है, समझे ना। तो यहां पर देखिए ओम के नियम जानते हैं तो कितना, ओम का नियम क्या होता है जी, ओम का नियम जानते हैं V इक्वल टू में IR जानते हैं, समझे ना। तो यहाँ पर क्या जान लेंगे कि देखिए यहाँ पर हम V1 V2 करके भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर क्या देखिए, और यहाँ पर अगर हम लोग जाए ना, यहाँ पर जाएं तो इसमें और इसके बीच में जो विभवांतर है वो भी है, चेंजिंग इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी जो होगा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या, ऐसे पहचानने के लिए मान लेते हैं कि R1 के लिए या R2 के लिए है, लेकिन दोनों जब भी रहेगा यानी V1 और V2 रहेगा वो बराबर रहेगा, समझे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं V1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं जी, I1 और R1 मान लेते हैं, समझे। अब इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार है ना, R2 प्रतिरोध में R2 प्रतिरोध में धारा का मान है ना, इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में धारा का मान यानी ओम के नियम से ही देखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, I2 और यहाँ पर R2 हो जाएगा, समझे। तो अब यहाँ पर ये मान लिए हम, और अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि V1 बराबर है V2 के, समझे। V1 किसके बराबर है जी, V2 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस में क्या होगा जी, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर किसके में है, तो I2 और R2 के बराबर है। तो जब I2 और इस बराबर है ना, अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे मान निकालना है, मान लीजिए कि यहाँ पे I1 का मान निकालना है। तो I1 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, I1 को इधर कर दिए और इसके साथ गुना में रहेगा, वो भी इसलिए कि कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा, है ना। आइए ऊपर चला आएगा I2 प्लस में I2 और R2, समझे। इसको मान लिए समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या जी, इतना समझ में पहले आया, इतना हम लोग कैसे करके लाएं। तो यहां से हम लोग पहले देखिए, शुरुआत से देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहां से धारा I आ रहा है, धारा I कहां जा रहा है, इसमें प्रवाहित हो जा रहा है, समझे। इधर I जा रहा है, I1 जा रहा है, इधर R2 जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि एकरा में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका मान निकालना है। यहाँ पे तो I1 और I2 दिया हुआ तब ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम दे दिए कि यहाँ 10 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें कितना प्रवाहित हो रहा है, उसी का मान निकालना होता है, और उसी के लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ से हम लोग मान लिए कि प्रतिरोधी धारा का परिवर्तन है ना। तो यहाँ पे हम क्या माने हैं जी, देखिए कि यदि दिया गया कि परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है तो R1 प्रतिरोध के लिए कितना, I1 और R2 के लिए I2। तो यहाँ पे मान लिया, क्या मान लिया हम लोग, समीकरण। और यहाँ समीकरण मान क्या कर लिए हैं जी, यहाँ पर समीकरण लिखे हैं, ओम के नियम से चलते हैं तो ओम के नियम से R1 में कितना प्रवाहित हो रहा है, तो इतना धारा प्रवाहित हो रहा है। और इसी प्रकार से R2 में ओम के नियम से चलते हैं तो कितना हो रहा है जी, यहाँ पे इतना हो रहा है। और यहाँ पर देखिए अभी बताए हैं हम, क्या बताएं अभी ये बताए हैं कि यहाँ और इसके बीच में विभवांतर कितना है जी, V है। तो यहाँ पे हम V2 और V1 लिखे चाहे नहीं लिखे, ये क्या हो जाता है जी, V1 और बराबर हो जाता है V2 के बराबर हो जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे जानते हैं, तो यहाँ पे ये वाला कर लिए बराबर, इसको में कर लिए बराबर। अब यहाँ से कर लिए, यहाँ पे I1 का मान निकालना है, I1 का मान यहाँ पे ऐसा करके समीकरण बना दिए, दूसरा समीकरण बना दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक में I1 का मान समीकरण 2 से रखने पर लिख दिए, ठीक। यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से I1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखिए, यहाँ पर इतना हो जाएगा इक्वल टू I1 प्लस में I2, है ना। अब यहाँ पर I1 का मान कितना लिखे हैं हम लोग, I1 का मान लिख लिए हैं, कितना है जी, यहाँ पे हमको आया है, यहाँ पर आ गया है I2 R2 अब बटा में कितना है जी, R1 है। प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में तो ये है ना, प्लस में I2 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
I1 I इक्वल टू, यहां से देखिए ई प्लस में है, यहाँ का ई प्लस में, तो यहां से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे जी, गुना करेंगे, तो कितना गुना करने पे आ जाएगा I2 R2 प्लस में क्या हो जाएगा जी I2 R1 हो जाएगा। और यहाँ बटा में क्या रहेगा जी R1, पढ़े हैं ना, यहाँ पर ऐसे पढ़े ना जी 1 प्लस में 1 बटा में 2, तो एक क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो कितना होता है 2 बटा में 2, तो 2 आप प्लस में 1 कर देते हैं बटा में 2, ऐसे पढ़े हैं ना। उसी के आधार पर यहाँ पर ये दिया गया है, समझें। अब उसके बाद जो है आगे देखिए, इतना हम लोग कर लिए, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये I2 और I2 तो सेम है, तो उसको कॉमन कर लेते हैं, तो I1 यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी I2 को कॉमन कर लीजिए। जब कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है जी R2 प्लस में R1 आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा जी R1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, आप लोग जानते हैं कि जब इसको क्या करेंगे, इसको हमको निकालना किसका मान है, या तो I2 का मान निकालिए तो I1 का मान निकालिए, यही निकालना है ना। I2 का मान और R1 का मान निकालना है। यहाँ पे कौन आया है जी I2, तो I2 का मान निकालना रहेगा। तो इधर से देखिए, इसको भेज देंगे इधर, जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो किस में इधर आएगा, तो यहाँ गुना में हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे गुना में होगा तो क्या हो जाएगा ना कि I2 बटा में क्या हो जाएगा, जैसे कर लेते हैं बराबरा I2 R1 प्लस में R2 प्लस में R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, ठीक है। अब इसको उप पट्टी भेज दीजिए, तो इप पट्टी भेज देंगे तो क्या हो जाएगा I1 क्या हो जाएगा जी R2 प्लस में, हम ये लंबा खींच रहे हैं, क्यों लंबा खींच रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए आपको, हम यही से करते कि इसको पट्टी ला देते और इसको नीचे भेज देते या फिर ऊपर कर देते, आराम से हमको निकल जाता। लेकिन यहाँ पे हम आप लोग को सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इतना, I इक्वल टू में क्या हो जाता है जी I1 इतना हो जाएगा, समझे R1। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर निकालना किसका मान है, I2 का मान निकालना है। तो I2 का मान निकालना रहेगा, तो यहाँ पर नहीं कर देंगे ऐसे, तो I2 ही चल जाएगा, ऊपर पट्टी चल जाएगा, है ना, ये पट्टी आ जाएगा, इसको भेज देंगे ऊपर पट्टी, तो इधर गुना में है, इधर ही गुना में है, तो पट्टी किस में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो R1 यहाँ पर क्या हो जाएगा जी R1 प्लस में R2 हो जाएगा, और इसी को हम लिख देंगे ना ऐसे करके, ऐसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि I2 यहाँ पर क्या हो जाएगा जी I, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा जी R1 प्लस में R2, ऐसे करके हम कर लेंगे, समझे। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी इसको लिख दिए, कोई यहाँ पर दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, समझे ना। तो ये बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप पर। हाँ, यहाँ पर किसका मान अभी निकाले, हम अभी निकाल रहे हैं हम I2 का, हम R1 का भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, सॉरी I1 का भी निकाल सकते हैं, या तो हम लिख देंगे हूबहू कि इसी प्रकार से होगा, हम लोग लिख देंगे कि I1 अब इक्वल टू में I1, यहाँ पर I2 के लिए R1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी I2 के लिए I1 के लिए R2 हो जाएगा, बस यही तो खाली चेंज करना है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो R1 प्लस हो जाएगा R2, इतना हम लोग लिख सकते हैं। या तो हम लोग ड्राइव कर देंगे, कहाँ से ड्राइव करने के लिए रहेगा, तो यहाँ से तो ड्राइव करने के लिए रहेगा, हम करके भी दिखाते हैं, लेकिन उतना आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दीजिए। हाँ, आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, हल्का सा अपने आप कोई एगो निकाल दीजिए, है ना, डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट देखिए, जैसे में हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट करें तो बहुत सारा स्टेप क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इतना लंबा नहीं जाता। लेकिन हम लंबा क्यों ले गए, लंबा इसलिए ले गए कि यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, कैसे गुना हो रहा है, कैसे भागा हो रहा है, इस सब के बारे में भी समझ में आए। तो डायरेक्ट लिखने के लिए रहता है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ से कौन सा घुसा दिए, समझे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं जी, लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे I1 या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए वाला मान, अन्यथा हम अभी निकाल के इसको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसको, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिएगा परीक्षा में, लेकिन यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको एक थोड़ा सा डेम। यहाँ पर कितना था जी I1 और क्या था जी R1 इक्वल टू में क्या था R2,
I2 और क्या था जी यहाँ पर, अरे भाई R2 था। तो यहां पर देखिए R2 का यहां पर निकाल लेते हैं, I2 का निकाले थे ना पिछला बार। देखिए यहां पर किसका निकालते थे, I1 का था, हाँ I1 का निकाले थे, यहाँ पे R2 का निकला और यहाँ पे I2, तो I2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा I2, I1 और प्लस में R1 ऊपर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम लोग, तो देखते क्या है जी कि यहाँ पर जब करते हैं तो क्या मानते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना। समीकरण 2 आप लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 के I2 का मान रखने पर, है ना। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I1 प्लस में क्या हो जाएगा जी, I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए I1 प्लस में इसका मान रख दीजिए, इसका मान कितना दिया गया है जी, I1 R1 यहाँ पर R2 दिया गया है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I यहां से इसको गुना करेंगे जैसे हम उसमें किए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जुगुना, जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा I1 R2 और फिर क्या हो जाएगा जी प्लस I1 R1 लिख दिया, बटा में क्या हो जाएगा जी यहाँ पे R2 ही रहेगा। अब इतना समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को, जैसे पिछले बार किए उतना समझ में, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं जी, I1 है ना, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, I1 नहीं लिखेंगे, I से लिखिए I। यहाँ पे I1 और I1 तो सेम है तो कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे ही सेम है तो कॉमन करते हैं, क्या हो जाता है जी R2 और प्लस में क्या हो जाएगा जी यहाँ पे R1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा R2। ये हो गया है ना। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पर ये I1 है ना, I1 ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए इतना तो समझ में आया कि हम कैसे इसको कॉमन करके इसको हम यहाँ पर लिख लिए, इतना समझे ना। अब उसी प्रकार फिर से हम यहाँ पे स्टेप बढ़ा दें या स्टेप घटा दें, स्टेप बढ़ाइए कि हम लिखते हैं, स्टेप घटा के भी आप लिख सकते हैं। यहीं से आप लोग कर सकते हैं कि इसको इधर कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए ऊपर कर दीजिए, वहां पे आ जाएगा, गुना भागा से हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे लंबा स्टेप ले लेते हैं, जैसे ही लेते हैं लंबा स्टेप कैसे हो जाता है, यहाँ पर इसको करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से भागा करते हैं, जैसे इसको कम करेंगे ना तो आ जाएगा I1 R2 प्लस में R1 अब बटा में क्या हो जाएगा जी I R2। अब यहां से चल जाएगा बराबर के उस तरफ चल जाएगा, यहां I1 R2 प्लस में R1 इक्वल टू I, इतना हो जाएगा। अब यहां से देखिए मान किसका निकालना है हमको, I1 का, तो I1 इक्वल टू इधर गुना में तो इधर कितने किस में होगा, भागा में हो जाएगा R1 प्लस में R2, I क्या हो जाएगा जी R1 R2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी I1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं, तो R2 प्लस में R1 प्लस में R2। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग प्रूफ किए हैं तो हम बहुत आसान तरीका से है ना, बहुत आसान तरीका से हर एक मेथड हर एक स्टेप को देखते गए हैं। आप स्टेप को थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, है ना, आप लोग का छोटा हो जाएगा। और ये वाला दूसरा स्टेप सिद्ध नहीं करना आप लोग को, जब एग्जाम में आए तो दूसरा स्टेप सिद्ध नहीं करना है, यही बस यही लिख देना है, इसमें दूसरा स्टेप यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है। दूसरा स्टेप में क्या लिख देना है कि इसी प्रकार खाली लिख करके यहाँ पर लिख देना है इसका मान, ठीक ना। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं क्यों आया यहाँ पे। आप लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्यों कैसे आ गया, कैसे हम वहां पर उतना लिख देंगे भाई, कि कैसे हम इतना लिख देंगे, हमको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं जी, हम लोग दिखा दिए आप लोग कैसे हम लोग लिख रहे हैं इसको, समझे ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसको 6 नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज में फिर जो था वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो अंतर था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
हम 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे हम क्या कर लिए जी, सॉल्व कर लिए, समझे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में हम लोग पहले चलते हैं, हाउ फार्मूला पे चल देते हैं, ये वाला फार्मूला पे चलते हैं कि इस पे कितना मान इसका होगा, समझें। तो हम लोग लेते हैं क्या जी, एगो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसे, दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, हमको निकालना है आरपी का मान। यहाँ पे R1 है, ये R2 है, समझे ना। यहाँ पर मान इसका दिया है, कितना ले लें, इसका मान लेते हैं 8 ओम और इसका मान लेते हैं 16 ओम, समझे। ये मान लिए हम लोग। अब यहाँ पर निकालना किसका मान है जी, कि आरपी का मान निकालना है, ठीक है, पट, समझे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला हम लोग जानते हैं आरपी का, समझे ना। कितना होता है जी, R1 प्लस R1 R2 बटा में R1 प्लस में R2। यहाँ पर कितना है जी, R1 का मान कितना है 8 ओम, अब प्लस में कितना हो जाता है, सॉरी इनटू में 16 ओम, समझे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 8 ओम, अब प्लस में कितना हो जाएगा जी 16 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे इतना हो गया तो हम लोग कर लेते हैं गुना, 8 कितना होता है 128 हो जाता है ना, 128 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा जी 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, समझें। अब यहाँ पे हम लोग निकाले आरपी का मान, तो क्या कर लेंगे जी यहाँ पे तो कितना कर लेंगे, भागा कर दीजिए तो कितना हो जाता है, इसमें भागा करने पे हम लोग कितना आएगा, करके दिखाइए। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 128, 24 से भागा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बड़े में 120 हो जाएगा ना जी, 8 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा, हाँ 3 का रिकरिंग धर लेगा, कितना धर लेगा जी 3 का रिकरिंग धर लेगा, 8.33 ओम। आरपी का मान निकल गया, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझें। तो इससे हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। और भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं इस पे रख के, इस पे आसान है क्वेश्चन बनाना, इस पे क्या है जी एकदम आसान है, समझें। इस पे हम लोग क्वेश्चन रख कर बना सकते हैं, आप लोग बनाइए घर पे, समझे ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला है, समझे। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन अगर वैसा आता है तो हम आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं जी, 2-4 को क्वेश्चन भी ले लेते हैं, है ना। 1-2-4 को या 1-2 को हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं, और उसको भी क्या करते हैं ये दोनों फार्मूला पे, इस दोनों फार्मूला पे हम लोग सिद्ध करेंगे। हाई वाला पे भी, इस पे तो भी बनवा दिए हम, बचा कौन, हाँ तो बचा ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों पे हम लोग क्या करेंगे जी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, समझें। तो आप लोग जो है आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। और जितना अभी हम यहाँ बता रहे हैं इसको एक बार लिखिए, है ना, एक बार अपने से खुद से लिखिए, और खुद से लिखकर क्या कीजिए कि घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, समझे ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए, समझे ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, अब टाइम नहीं है, अब अक्टूबर शुरू हो गया है ना। आज अक्टूबर में 3 तारीख हो गया है, समझें। अब 3 तारीख हो गया है, और अगर आज से नहीं करते हैं तो अगला ये दिन जो हो रहा है बार बार, मतलब रोज दिन एक दिन घट ही रहा है, समझें। अब घट रहा है, उसमें से आगे अब नहीं कीजिएगा तैयारी अभी से तो बाद में फिर पछताइएगा, सिलेबस का बोझ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, न ये कर पाइएगा न वो कर पाइएगा। अच्छा नंबर लेना है, अच्छा रैंकिंग पाना है, अगर अच्छा को 400 450 प्लस पाना है तो आज से ही करना एकदम जरूरी है। आज से अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग ये सोचे कि बिहान से पढ़ेंगे परसों से पढ़ेंगे तो सहारा खत्म हो चुका है ना। अब कुछ दिन में छठ आने वाला है, अब छठ के बाद अगर फिर कीजिएगा कि हम अब उस सगर से पढ़ेंगे, नवंबर से पढ़ेंगे तो दिसंबर से पढ़ेंगे, ऐसे कीजिएगा तो काम नहीं होने वाला है। अगर ऐसे कीजिएगा तो काम बिल्कुल नहीं होगा, और आप लोग फिर से एक बार वो बोझ के तले, सिलेबस के बोझ के तले गिर जाइएगा, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, कहे चलो जितना आ जाएगा उतना से काम चलेगा। लेकिन अच्छा करना है, अच्छा नंबर लाना है तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा। आज से पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, रंग आएगा, है ना।
आप और हम दोनों मेहनत करते हैं। आप जितना पढ़ने बने पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए, वो सब क्वेश्चन बताने के लिए हम रेडी हैं, है ना। आपका जहां से क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन लाइए, पूछिए, जितना क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन बनाइए, अपने से खुद से घर से बनाइए। ये मत रहिए कि मतलब हाँ कोचिंग वाला मतलब हमको लेगा टेस्ट तब उसी में पढ़ेंगे। घर पे खुद से क्वेश्चन बनाइए, अपने से क्रिएट कीजिए, माइंड से नोट्स अपना अलग बनाइए, एक फिर से रोज दिन पढ़िए, रोज दिन रिवीजन मारिए, अलग अलग क्वेश्चन बैंक से ढूंढिए क्वेश्चन, वहां से लगाया कीजिए, उसको लिखा कीजिए, कुछ उससे देखिए, कुछ मास्टर से पूछिए, है ना, कुछ आप क्वेश्चन बैंक का देखिए और अपने से थीम बनाकर देखिए कैसे इसको हम लिख सकते हैं। ये सब तो डेरिवेशन है, ये सब तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारा बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, उसको तो हम अपने ढंग से बदल सकते हैं ना। वैसे में कुछ साइंस ही SST में है, हिंदी में है, वहां तो हम कुछ अपने से कुछ डाल सकते हैं ना। तो अपने से कुछ करने का मतलब अंदर में रखिए कि हाँ हम ये करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे। एक दिन में हर एक विषय से कम ज्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन बनाए कीजिए आप लोग। मैथ में है तो मैथ में आप लोग का शिकायत रहता है बहुत सारा कि नहीं बनता है, तो मैथ रिवीजन कीजिए। मैथ जो है कहा जाता है कि मैथमेटिक्स है ना, जितना मैथ का अगर हम लोग शुरू वर्ड देखते हैं तो नाम क्या है, मथ है ना। इसको जितना मथिएगा उतना ही आएगा आपको, तो इसको मथिए। मथना मतलब क्या कि पूरा घर खाली कागज नहीं फाड़ना है ना, इसको पूरा दिमाग लगाइए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, अपने से एक दो बार देख के बनाइए। अगर नहीं हो फिर उसको फिर से अपने से फिर ट्राई कीजिए, नहीं होता है फिर से एक बार उसको देख के बनाइए। तो बार बार ऐसे करने पे ही आप लोग अच्छा कर सकते हैं, समझे। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से भागिएगा। अगर आज भागिएगा तो आगे करना पड़ेगा, अगर आज कर ले रहिएगा तो आगे भी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कम करना पड़ेगा, समझें। पहाड़ चढ़ते समय हम लोग अगर देखें कि देख ली पहाड़ को, अगर भाई उतना दूर है, उतना ऊंचा है, अगर नहीं चढ़ पाएंगे कैसे भी तो आपको चढ़ना ही, ऊपर जाना है। अगर ऊपर अगर पहुंचना है आपको तो चढ़ना तो पड़ेगा ही। गाड़ी से जाइए चाहे कुछ भी से जाइए, अगर अभी से रहिएगा ना, अभी से चलते रहिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। लेकिन जब वही होगा कि मतलब रुक के चलिएगा तो चलना तो पड़ेगा, आपको वहां चढ़ना तो पड़ेगा। फिर वो क्या हो जाएगा, वहां पे जैसे चढ़ना शुरू कीजिएगा तो लेट फील होगा। जो शुरू से चल दिया है वो तो पहले आपसे पहुंचेगा, आप बाद में चलना शुरू कीजिएगा तो आप लोग तो लेट भी पहुंचेगा ना। तो लेट भी पहुंचेगा तो हो सकता है कि लेट भी पहुंचेगा तो वहां पे जो भी प्रसाद मिल रहा होगा, जो भी चाहे कुछ भी हो, वो आपको भेटे या ना भी भेट सकता है, उसको मिले आपको या नहीं मिल सकता है। तो आप जो है वो पढ़ा कीजिए, समझे। बहाने मत लगाइए कि हमको ये हो गया है, वो हो गया है, बुखार लग गया है तो ये हो गया, नहीं मत कीजिए। नानी घर जाना है तो दशहरा घूम के आए हैं तो लेट हो गया, देर से आए हैं, है ना, तो ये सब बहाना मत दीजिए। छठ पूजा आने वाला फिर उसमें आप बहाना दीजिएगा, तो बहाना का कोई पिटारा मत रखिए। यहाँ पे बहाना रखिएगा, आप लोग कह रहे हैं कि तो नंबर गिरेगा तो गिरेगा, बहाना जो बनाएगा उसका नंबर गिरेगा। बहाना से दूर रहिए, समझे। बहुत लोग हैं बहाने मारते हैं कि हमको ये हो गया था, वो हो गया था, कुछ नहीं होने वाला है। वो बिहार बोर्ड आपको से ये नहीं पूछा कि आपको बीमार थे, गोड़ कट गया था, माथा फूट गया था, है ना, या आप नानी घर गए थे, या कोई छठ पूजा आ गया था, आपके घर में शादी हो गया था, वो नहीं पूछने वाला है आपके से। वो कहेगा कि सीधे लिखिए, आप लिखिएगा उतना नंबर हम देंगे। तो आप लोग पढ़ा कीजिए, मन लगा कि पढ़िए, मेरा यही शुभकामनाएं आप लोग के साथ है ना। पढ़िए, आप लोग हमसे पूछा कीजिए, हम या कोई भी मास्टर से पूछिए, जो नहीं बताते हैं उनसे फिर हम करेंगे, है ना। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही है ना। सब मास्टर आप लोग को एकदम तत्पर हैं कि हम आप क्वेश्चन पूछिए, हम बताने के लिए रेडी हैं। आप लोग पढ़िएगा तब ना। देखिए, टीचर को जो होता है वो देखकर बच्चों में लगता है कि हाँ वो पढ़ रहा है, तब उसको ललक जागता है कि नहीं इसको पीछे और मेहनत करना है। लेकिन आप देह गिरा दीजिएगा तो सामने वाला कहेगा देह गिराए हुए हैं, क्या इसको पढ़ाएं हम, समझें। तो इसको थोड़ा सा देखिए और पढ़िए, ठीक है।